हेलो गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो माय नेम इज रितेश दहिया, और इस सेशन में हम बात करने वाले हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके नीट के एग्जाम के लिए जो है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। एक सवाल डेफिनेटली पक्का आएगा, दो सवाल भी इसके आराम से इस चैप्टर में से आ सकते हैं, ध्यान देना। और इसमें बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं होती है, बहुत फॉर्मूले थोड़े ज़्यादा हैं। ये चैप्टर आपका फॉर्मूला हैवी है, इसको ध्यान रखना है। तो इसमें फॉर्मूले ज़्यादा हैं और आपके फॉर्मूले के बेसिस पे आपसे डायरेक्ट सवाल पूछते हैं। जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है उनके बेसिस पे आपसे सवाल यहाँ पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नाउ लेट्स स्टार्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो यहाँ आप कहते हैं कि ऑस्टर ही फाउंड दैट मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश। अगर आपकी करंट कैरिंग वायर है, तो अगर वायर है जिसमें मान लो ऐसे या ऐसे वायर रखी हुई, उसमें इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, वहां पे नोटिस किया गया कि उसके अराउंड आपकी मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज देयर इज अ करंट इन द वायर। तो वायर में जब तक करंट है मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। उसको जब हमने कैलकुलेट किया तो बायोट-सावर्ट डिड ऑल हिज कैलकुलेशन एंड वी फाउंड आउट कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आपकी प्रोपोर्शनल होती है पॉइंट पे आपके आइडियल जो आपका करंट कैरिंग एलिमेंट है, जहाँ पे हम कहते हैं कि आपका करंट आई मल्टीप्लाइड बाय, देखो यहाँ पे एक चीज हमने डेफिनेशन में गड़बड़ कर दी थी। हमने जब करंट को डिफाइन किया, हमने करंट को डिफाइन कर दिया यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी। अब उस स्केलर क्वांटिटी के चक्कर में हुआ ये कि करंट की यहाँ पे जब मैग्नेटिक फील्ड बाद में हमने डिस्कवर की और उसको हमने कैलकुलेट करना स्टार्ट किया, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि करंट की आपकी डायरेक्शन कहाँ है। इस वजह से हमने यहाँ पे जो अपना एलिमेंट लिया है जिसको आप वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे, वो आपका होएगा आईडीएल। आई आपका करंट है और डीएल आपका वो पोजीशन है या वो आपका छोटा सा एलिमेंट है जिसमें आप करंट बह रहा है। तो इसको डीएल को आप वेक्टर क्वांटिटी बना के आईडीएल, अब ये डायरेक्शन के साथ वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। तो बायोट-सावर्ट लॉ है, उसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। बी जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4i, ये आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइड बाय डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये आपकी मैग्नेटिक उसकी वैल्यू हो जाएगी। ध्यान रखना ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे डायरेक्शन की बहुत सारी कहानी होगी। अभी मैं आपको डायरेक्शन समझाता हूँ कि इसकी डायरेक्शन कैसे हम निकाल सकते हैं। This lies although for infinitesimal small conductor, yet it can be used for long conductor. तो हमने जो infinitesimal small IDL जो एलिमेंट लिया है, एप्लीकेबल तो उसके लिए है, लेकिन इसी को आप इंटीग्रेट करके या इसके जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है उनको आप लॉन्ग कंडक्टर्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये आपका बायोट-सावर्ट लॉ है। रिजल्ट ध्यान रखना, काम आता है डायरेक्ट। ये नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं राइट हैंड थंब रूल की। अब ये डायरेक्शन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर्मूला लगा के ये वैल्यू तो हर कोई स्टूडेंट निकाल लेता है, हमें जिनको फॉर्मूला पता है कि इतनी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। पंगा वहां हो जाता है कि आपको डायरेक्शन करना नहीं आता। वो दो चीजें थी, उन्हें प्लस करना था, माइनस कर दिया, आंसर जो आएगा वो आपको माइनस में नंबर दे जाएगा। यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं। तो इसलिए वी विल स्पेंड सम गुड इनफ टाइम, चाहे क्रैश कोर्स ही करें, बट वी विल स्पेंड सम गुड इनफ टाइम यहाँ पे अपनी डायरेक्शन में। नाउ यहाँ पे जो अपना राइट हैंड थंब रूल हम यूज करते हैं, उसके लिए ये है कि आप करंट कैरिंग वायर की तरह उसको यूज करने का तरीका क्या है कि मान लीजिए ये आपकी वायर है या ये जैसे आपकी वायर है, इस वायर में करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो इस वायर में जब करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वहां पे आप अपने अंगूठे की डायरेक्शन रखें और आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसके अबाउट ऐसे गोल गोल घूम रही होंगी। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो अगर इस वायर की वजह से, अब सिर्फ इस वायर को ध्यान देना, इस पर नहीं, इस वायर की जब हम बात करेंगे तो इससे अगर आपको इस लोकेशन पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, तो इस वायर में अंगूठे को ऐसे किया वायर की डायरेक्शन में, और फिंगर जब कर्ल करेंगे तो इस लोकेशन में मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जा रही है। इधर करेंगे तो इस लोकेशन में मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड है। इस डायरेक्शन में देखेंगे तो फिंगर कर्ल की डायरेक्शन के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इस डायरेक्शन में है। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड यूजिंग हमारा राइट हैंड थंब रूल। नाउ राइट हैंड थंब रूल फॉर इसको हम सर्कुलर करंट के लिए भी अगर हम बात करेंगे, सर्कुलर करंट के लिए हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो अगर आपका सर्कुलर लूप है, उस सर्कुलर लूप में इस बार क्या करना है, पिछली बार जो सीधी करंट कैरिंग वायर थी उसमें आपने अंगूठे की डायरेक्शन से फिर फिंगर कर्लिंग से देखा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। सर्कुलर लूप है, उसमें फिंगर कर्लिंग से आप फिंगर कर्लिंग करें, उसकी डायरेक्शन आपको ये बताएगा करंट की डायरेक्शन और अंगूठे की जो डायरेक्शन होगी। अगर वायर है, जैसे मान लो ये आपकी वायर है, ऐसे सर्कुलर लूप बना रही है, तो इस सर्कुलर लूप में जब हम बात करेंगे, मान लो ऐसे करंट बह रहा है, तो आप इसमें वायर में ऐसे फिंगर कर्ल करें, ऊपर की डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। ऐसे करेंगे, नीचे की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। वायर ऐसे रखी हुई है, ये डायरेक्शन आपकी क्लॉकवाइज होगी, तो क्लॉकवाइज अगर आप अपनी फिंगर कर्ल करेंगे, अंगूठे की डायरेक्शन इनसाइड यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। एंटी क्लॉकवाइज अगर है तो फिंगर आपकी ऐसे कर्ल हुई और अंगूठे की डायरेक्शन आपकी तरफ यानी कि मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ है। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज। उसके साथ साथ डायरेक्शन।
नेक्स्ट यहाँ पे है जो स्टूडेंट्स के बीच में बहुत पॉपुलर है, विच इज़ कॉल्ड राइट हैंड थंब रूल। ये भी आपको अगर आता है तो बहुत बढ़िया बात है। राइट हैंड थंब रूल में हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे आपकी पहले वेक्टर की तरफ आप अपना थंब करें, दूसरे वेक्टर की तरफ यहाँ पे आप दूसरी मतलब जो आपकी लुक पोजीशन है उसकी तरफ आप फिंगर करें, सारी फिंगर्स पॉइंट करें राइट हैंड साइड की, और जो पाम की डायरेक्शन है, आशीर्वाद देने वाला काम है, वो आपका मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पॉइंट कर रहा होगा। तो इस सिनेरियो में जैसे आप करंट है उसकी तरफ ऊपर जो वो देख रहे हैं, तो जैसे इसी वायर का एग्जांपल ले लेते हैं, करंट मान लो नीचे से ऊपर जा रहा है, तो आपने पहले क्या किया, अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखा, उसके बाद पाम को एक्सपेंड किया। अगर आप इस लोकेशन में जानना चाह रहे हैं तो इस लोकेशन में पाम को एक्सपेंड किया और आपकी हथेली की जो डायरेक्शन है वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। इस डायरेक्शन में ऐसे किया तो आपकी इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई। ये आपका राइट हैंड थंब रूल है, राइट हैंड पाम रूल है। नाउ इसी के बाद हम क्रॉस और डॉट को थोड़ा सा और समझते हैं यहाँ पे। अलग नाउ यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्शन पे ही क्रॉस और डॉट को समझते हैं कि अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है, करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, जैसे ये लूप है, मान लीजिए मैं आपको लूप के एग्जांपल से समझा देता हूँ। तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और आपका करंट मतलब करंट ऐसे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम रही है। नाउ इसी को अगर आप ऐसे घुमा देंगे तो इस केस में जो आपकी करंट की डायरेक्शन है, इसकी जो करंट की डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, या फिर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और करंट की डायरेक्शन हो गई आपकी, ये करंट की डायरेक्शन और ये उसकी डायरेक्शन हो गई। तो जो आपका वेक्टर बाहर आ रहा है उसको आप एरो से डिनोट करते हैं, उसको आप डॉट का वो कहते हैं कि मान लीजिए तीर है और आपकी तरफ आ रहा है, तो ये आपकी तरफ आते हुए आपको सिर्फ डॉट सा दिखाई देगा, आपसे दूर जा रहा है, उसको हम क्रॉस कहते हैं। तो यहाँ पे आपके प्लेन में, पेपर के प्लेन में तो एक्स वाई बनाना बड़ा आसान है, पर जो कोई वेक्टर बाहर आ रहा हो इस पे आपके बोर्ड से या पेपर से, उसको हम डॉट या क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। डॉट आपकी तरफ आ रहा है, क्रॉस आपसे दूर जा रहा है, ये याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, डॉट और क्रॉस की यहाँ पे बात होगी। नेक्स्ट ये है कि इन मैग्नेटिक फील्ड इज अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर परपेंडिकुलर इनवर्ड्स आउट, जो उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर और परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। चलो नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं आपके एम्पियर सर्किटल लॉ की। तो एम्पियर सर्किटल लॉ ये कहता है आपका गिव्स अनदर मेथड टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू गिवन करंट डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ एम्पियर सर्किटल लॉ ये कहता है कि अगर आपका कोई भी आपने एक लूप बनाया, उस लूप में जितना भी बी डॉट डी एल, ये आपका लाइन इंटीग्रल होएगा बी डॉट डी एल, उसकी वैल्यू होएगी म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय आपका आई एनक्लोज, जो आपका करंट उसके अंदर एनक्लोज है, उसका ये लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल, ये इसकी वैल्यू देगा। तो दिस इज अनदर मेथड जिसकी वजह से हम अपना मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन करते हैं। तो इससे भी बी डॉट डी एल करके म्यू नॉट आपको म्यू नॉट सिग्मा आई करेंगे, तो जितने भी करंट आपके, जैसे इस एग्जांपल में I1, I3 और I2 जो है आपके इनसाइड है, ये आपके लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल में कंट्रीब्यूट करेंगे। जो करंट आपका I4 और I5 है, ये आपका क्योंकि इस लूप के बाहर है, सो आपके लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल में ये कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। ये काइंड ऑफ आपके फ्लक्स जैसा है, जहाँ पे हमने गॉस लॉ में बात की थी इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की, बट ये एक्चुअली इलेक्ट्रिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है, ये लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल है। इस चीज़ को ध्यान रखना। नाउ अब बात करते हैं कुछ जो आपके स्टैंडर्ड एलिमेंट हैं जिनके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको रात को 2 बजे भी और 2 बजे होना हो, एग्जाम हॉल में डेफिनेटली याद होनी चाहिए, डायरेक्ट इसके ऊपर सवाल सॉल्व होते हैं। सो ये हम कह रहे हैं कि आपकी एक कॉइल है जिसके अंदर ऐसे करंट फ्लो कर रहा है और एक्स डिस्टेंस पे, आर इसका रेडियस है, एक्स डिस्टेंस पे आप जानना चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होएगा। तो इसको हम क्लासरूम में तो इंटीग्रेट करके वैल्यू निकालते हैं, पर इस स्टेज के लिए, इस सिनेरियो के लिए आपको रिजल्ट डायरेक्ट ध्यान होना चाहिए। इसको हम कहते हैं कि जो बी एक्सिस है, ये आपकी वैल्यू आ जाती है, दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 2 पाई, सॉरी म्यू नॉट बाय 4 पाई। आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जैसे वहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक में, यहाँ पे आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो के लिखते हैं हम उसको म्यू नॉट बाय 4 पाई लिख रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई एन आपके नंबर ऑफ टर्न है, यूजुअली 1 होता है, बट दिया हुआ है कि 10 लूप हैं एक साथ, आपने 10 लूप एक साथ बना रखे हैं, तो एन लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये आपकी इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब इसको यहाँ पे ध्यान देना कि अगर हम यहाँ बात करें आपके सेंटर पे, अगर हम कहेंगे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होएगी, तो सेंटर पे आपकी x की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे जब इस x की वैल्यू आप 0 रख देंगे, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको ध्यान रखना कि आपका अगर सर्कुलर लूप है उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, उसकी ये वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई एन आई बाई आर, ये आपकी वैल्यू है। और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू है, बिकॉज जैसे जैसे आप इससे दूर जाएंगे x की वैल्यू आपकी इंक्रीज होएगी, और क्योंकि डिनोमिनेटर आपका इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती चली जाएगी।
तो मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी आपकी वो सेंटर पे म्यू नॉट एन आई बाई टू आर, इसको रिजल्ट को आपने ध्यान रखना है, सर्कल के सेंटर पे म्यू नॉट एन आई बाई टू आर होती है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर इसमें हम बात करें रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर का, ये जो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ ये डायरेक्ट कई बार सवालों में यूज हुआ है, इसलिए इसको हम सेपरेट फॉर्मूले की तरह पढ़ रहे हैं। रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल एंड ऑन द एक्सिस, तो सेंटर और एक्सिस का अगर आप रेशियो लेंगे तो बाकी सारी जो टर्म्स ही आपकी म्यू नॉट आई और आर वो सारे आपकी वो कैंसिल हो गई, और यहाँ पे जो रेशियो बच जाएगा आई प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये आपका डायरेक्ट रिजल्ट है जिसको आपने यहाँ ध्यान रखना है। अब अगर x की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाए यहाँ पे एज कम्पेयर टू r, हम कहेंगे x हम बहुत दूर वहाँ पे वो वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप ये डायरेक्ट इसको ये वाली वैल्यू ध्यान रख सकते हैं। अगेन ये चैप्टर जो है फॉर्मूला हैवी है, बहुत सारे फॉर्मूले, बस को आपको ध्यान रखना होगा। नाउ यहाँ पे अगर बात करें x को, इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो इसका जो ग्राफ आएगा आपका b वेरीज है नॉन लीनियरली विद डिस्टेंस x एज शोन इन द फिगर, और ये आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आपकी यहाँ पे सेंटर पे आती है। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ याद हो, अगर हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको आपने क्यू चार्ज दे दिया था, उसका जो ग्राफ था उसका ग्राफ सेंटर पे 0 था, और ये आपका ऐसे ग्राफ आपका ये आया था, ये r/√2 और -r/√2 पे आपका मैक्सिमा था। मैग्नेटिक फील्ड अगर इसमें करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ आपका ऐसे आता है, इसको ध्यान रखना है। तो सेंटर पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी 0 होती है, ये आपका यहाँ पे ग्राफ रहेगा, ठीक है। द पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द कॉइल इज सॉलिड, ये आपकी वैल्यू आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं आपकी एक स्टैंडर्ड वो है हेल्महोल्ट्ज कॉइल, डायरेक्ट एक दो बार आपसे नीट में और एम से इसके ऊपर सवाल पूछे हुए हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक मैग्नेटिक आपका करंट कैरिंग लूप बनाया, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ गई। हमने एक और यहाँ पे दूसरा लूप रखा, और यहाँ पे आपकी कंडीशन ही होनी चाहिए, कॉइल आपकी हेल्महोल्ट्ज कॉइल तब कहलाती है जब करंट इज सेम इन बोथ कॉइल, अदरवाइज अरेंजमेंट इज नॉट कॉल्ड दिस। तो करंट की वैल्यू आपकी और डायरेक्शन की वैल्यू आपकी सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पे सेंटर पे जो आप मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो एक की वजह से तो ग्राफ आपका ऐसे आया, बगल में दूसरे की वजह से ऐसे आएगा, तो यहाँ पे आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह का रिजल्टेंट यूनिफॉर्म फॉर्म में वो मिल जाता है आपको। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे मिड पॉइंट पे, ये क्यों गायब हो रहा है, हाँ, मिड पॉइंट पे जो आपकी वैल्यू आ जाती है, डायरेक्ट रिजल्ट ध्यान रखना 0.716, या फिर ये आपका 8/5√5 आता है, म्यू नॉट आई बाई आर, ये आपका, और एन आपका नंबर ऑफ टर्न्स है, तो म्यू नॉट एन आई बाई आर ये आपकी वैल्यू हो जाती है। हेल्महोल्ट्ज कॉइल जो है उसका डायरेक्ट रिजल्ट है। जस्ट इन केस अगर कोई आपसे डायरेक्ट ये बात पूछ ले तो इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, अगर आपकी सर्कुलर अलग अलग कंडीशन की बात करते हैं, तो अगर आपकी सर्कुलर आर्क है, अभी तो हम बात कर रहे थे सब पूरे सर्कुलर लूप की, अगर वहाँ पे सिर्फ एक आर्क है जिसका मान लीजिए एंगल थीटा है और करंट आपका ऐसे जा रहा है, उसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बताना है, तो म्यू नॉट बाई 4 मल्टीप्लाइड बाय थीटा आपका एंगल है, आई बाई आर ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। अगर ये आपकी बात हो सेमी सर्कुलर कॉइल की, तो सेमी सर्कुलर कॉइल है, इस केस में थीटा की वैल्यू आपकी पाई हो जाएगी, और यहाँ पे आपका पाई कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4r ये आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू है। अगर एक ही रिजल्ट ध्यान रखना है तो इसको ध्यान रखना, म्यू नॉट बाई 4 पाई ये तो स्टैंडर्ड आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और यहाँ पे थीटा आई बाई आर ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट इसके फर्दर केसेस हैं, जब हम कहते हैं कि आपके सिनेरियो है कि दो आपके लूप लिए और उनको आपने थीटा एंगल पे रख दिया, तो आपके लूप कुछ इस तरह से हैं कि एक तो आपका ये वाला लूप है ऐसे करके, और एक आपने दूसरा लूप ऐसे करके बनाया हुआ है, दो लूप आपके बन गए, और उन दो लूप के बीच में थीटा का एंगल है। तो यहाँ पे क्योंकि अगेन दो वेक्टर को हम जैसे ऐड करते हैं, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस b1 b2 कॉस थीटा, ऐसे करके आप उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना, आपसे जो अक्सर ये सवाल पूछा हुआ है नीट में, कई बार कॉमन सवाल है, यहाँ पे आपके दोनों 90 के एंगल पे रखे हैं, 90 के एंगल पे रखे हैं, तो ऑफकोर्स कॉस थीटा की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, और ये b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर का होल अंडर रूट आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन अगर यहाँ पे ये ध्यान रखना, अगर इस तरह का सिनेरियो है कि करंट यहाँ पे आए और करंट उसके बाद आपका एक ऊपर वाली डायरेक्शन में I1 करंट जा रहा है मान लो, और या नीचे वाली डायरेक्शन में I2 करंट जा रहा है, और ये थीटा एंगल है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ये एंगल आपका क्या है, हमेशा यहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपकी 0 होगी, बिकॉज जितना करंट ऊपर गया उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, जितना करंट यहाँ गया उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, और करंट की वैल्यू जो है आपके रेजिस्टेंस के रेशियो में होगी, रेजिस्टेंस के आपके इन्वर्स रेशियो में होगी, उस वजह से आपके जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी दे विल एक्चुअली कैंसल ईच अदर आउट।
यही सिनेरियो अगर आपका सर्कुलर लूप की बजाय अगर मान लो रेक्टेंगुलर लूप है, यहाँ पे करंट आया और यहाँ करंट गया, उसके भी सेंटर पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगी, बिकॉज इसकी वजह से जो आपका 3R रेजिस्टेंस है तो करंट की 1/3 वैल्यू होगी, और इसकी वजह से इनसाइड होएगा, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस R है तो उससे 3 गुना आपका करंट है, मैग्नेटिक फील्ड 3 गुना होगी, सो इट विल कैंसल ईच अदर आउट। तो आपके जो भी सिमेट्रिक सिस्टम है उन सिस्टम में आपका हमेशा करंट इसकी वैल्यू 0 आएगी, इस रिजल्ट को ध्यान रखना। एक है आपका अगर यहाँ पे फाइनाइट वायर है जिसके एंगल आपके φ1 और φ2 हैं, उस केस में आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है। इस रिजल्ट को फिर ध्यान रखना, अगेन फॉर्मूला हैवी चैप्टर है, ये आता है आपका म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4πr आपके दोनों एंगल का sin θ1 और sin θ2। ये रिजल्ट आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में याद है, वहाँ पे आपका cos θ1 और प्लस sin θ1 था, यहाँ पे आपके दोनों साइन की वैल्यू होगी। डायरेक्शन अगर देखेंगे तो ये आपका करंट है, पाम रूल अगर लगाएं तो ये आपका करंट है, उस जगह पे जाके डायरेक्शन इनसाइड, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्रॉस आ जाएगी, इनसाइड हो जाएगी। इस वाले एग्जांपल में यही करंट अगर नीचे आ रहा होता तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड हो जाती, ठीक है। इसी वायर को अगर आप किसी और डायरेक्शन में रख देंगे, अभी तो हमने ऐसे रखा हुआ है, इस वायर को आपने ऐसे रख दिया तो ऐसे रख दिया वायर को तो उधर हो जाएगी, तो आप राइट हैंड थंब रूल से या राइट हैंड पाम रूल से इसकी डायरेक्शन पता कर सकते हैं। फॉर्मूले ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे हम बात करें जो वायर है आपकी, इस वायर के लिए अगर आपकी हम बात करें कि आपकी लेंथ जो है सिलेंड्रिकल उसके लिए, और एक काम मैं आपको इससे पहले करता हूँ, ये इसी को मैं एक और चीज़ बता देता हूँ। इसी केस में अगर ये वायर आपकी इन्फाइनाइट हो जाएगी, तो अगर आपकी इन्फाइनाइट वायर है तो इन्फाइनाइट वायर के केस में ये जो आपका एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों 90 डिग्री के एंगल हो जाएंगे। उस वजह से आपका sin θ1 और sin θ2 दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अगर आपकी इन्फाइनाइट वायर है तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो उसकी वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4πr, ये तो स्टैंडर्ड है, मल्टीप्लाइड बाय 2, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ये इन्फाइनाइट वायर की वजह से वैल्यू है, इस चीज़ को ध्यान रखना। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं आपके सिलेंड्रिकल वायर है, आउटसाइड द सिलेंडर है, उसकी अभी हमने बात कर ली, म्यू नॉट आई बाय 2πr। इनसाइड हॉलो सिलेंडर है तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी 0 होगी, हॉलो सिलेंडर के अंदर क्योंकि करंट ही नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। सॉलिड सिलेंडर है, फिर आपको रिजल्ट ध्यान रखना है, इस तरह से आपका ये वैल्यू आएगी मैग्नेटिक फील्ड की, म्यू नॉट आई बाय 2 आपका 2π आई आर बाय आर स्क्वायर, ये आपकी इसकी वैल्यू होगी। इनसाइड आपका जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह का हॉलो सिलेंडर है, तो उस हॉलो सिलेंडर में यूजुअली इस पर परेशान करते नहीं है, बट हु नोज, एज अ टीचर मुझे तो आपको हर चीज़ के लिए तैयार करना है ना, दैट्स व्हाट वी आर। वो तो इस केस में अगर हम इस सिलेंडर के इस पोजीशन की बात कर रहे हैं तो ये आपकी वैल्यू आएगी। आर जो छोटा आर है वो आपका उस लोकेशन की डिस्टेंस है जहाँ पे आप एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं। R1 आपका इनसाइड वाले का रेडियस है और R2 आपके आउटसाइड वाले का रेडियस है, तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड इस फॉर्मेट में आ जाएगी, ठीक है। चलो मूविंग फॉरवर्ड, इसके बाद बात करते हैं आपकी इन्फाइनाइट शीट की। अगर आपकी इन्फाइनाइट शीट ऐसी है, जैसे यही बात हमने वहाँ पे की थी, इन्फाइनाइट शीट में इलेक्ट्रिक फील्ड से अब मैं कंपेयर करके पढ़ा रहा हूँ, तो ये अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें आपने आपकी शीट है जिसको आपने सिग्मा चार्ज डेंसिटी के हिसाब से यहाँ पे मान लीजिए प्लस 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 ऐसे चार्ज दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जो आई थी वो आई थी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे अगर आपकी इन्फाइनाइट शीट है जिसमें करंट जा रहा है ऐसे करके, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी वो आपकी हो जाएगी म्यू नॉट जे बाय 2r और म्यू नॉट जे बाय 2। जे आपकी यहाँ पे करंट आपकी सरफेस करंट डेंसिटी है, ये आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू होगी। नाउ इसी को अगर हम सोलेनॉइड की बात करें तो सोलेनॉइड होता है आपका, हम कहते हैं सिलेंड्रिकल कॉइल मेड ऑफ मैनी टाइटली बाउंड टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड वायर। जो आपका जो सोलेनॉइड बनेगा उसको हम क्या कहते हैं कि आपने एक सिलेंडर लिया, उस सिलेंडर के ऊपर ऐसे 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 करके आपने वायर बांध दी, तो ये जो आपका सिस्टम बन गया, दिस इज कॉल्ड सोलेनॉइड। आप अगर जो क्लिकी टॉप वाले पेन आते हैं जिसको टिक टिक करते हैं, उसके अगर स्प्रिंग को खोलेंगे तो वो एक्चुअली सोलेनॉइड का स्ट्रक्चर है, उस तरह की चीज़ को हम सोलेनॉइड कहते हैं। तो आपने क्या किया, एक आयरन कोर लिया है, उसके ऊपर आपने ऐसे वायर बांध दी, कॉपर की वायर है तो उसको आपने बांध दी, सिस्टम को आप कहते हैं सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड एंड विद इन द सोलेनॉइड, और इसकी जो वैल्यू आती है, अगर आपका फाइनाइट सोलेनॉइड है उसकी ये डायरेक्ट रिजल्ट है। अगेन फॉर्मूला हैवी चैप्टर, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फॉर्मूले ध्यान रखना है। ये आपके साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, अल्फा और बीटा आपके जिस भी लोकेशन पे देख रहे हैं वहाँ से आपके एंगल्स हैं। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे इन्फानाइट लेंथ की, तो इन्फानाइट लेंथ के हिसाब से साइन अल्फा और साइन बीटा दोनों 1 हो जाएंगे,
बिकॉज आपकी यहाँ जो वैल्यू है इसकी अल्फा और बीटा की, वो 90 का एंगल हो जाएगा, वो वहाँ जाके आपको और वो वहाँ जाके कॉर्नर मिल रहा है। उस वजह से स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको ध्यान रखना। बी इनसाइड जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी म्यू नॉट एन आई, ठीक है। ये आपकी सोलेनॉइड के इनसाइड इसकी वैल्यू होती है। अगर आपके एंड पे कोई आपसे वैल्यू पूछ ले कि ये आपका सोलेनॉइड है और इसके ऊपर वायर बांधी हुई है, तो इनसाइड तो ये आपकी आ गई म्यू नॉट एन आई। अगर एट द एज पूछ ले कि भाई कॉर्नर पे बताओ कितनी होएगी, उसकी वैल्यू के लिए आप, क्योंकि अल्फा और बीटा की जब बात करेंगे तो एक एंगल आपका 90 होगा, दूसरा 0 हो जाएगा, इसलिए आपकी वैल्यू यहाँ पे म्यू नॉट एन आई बाय 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे एज पे या एंड पे जो वैल्यू है सेंटर की, उसकी हाफ वैल्यू होती है। इनसाइड कहीं भी करोगे उसकी हाफ वैल्यू है, तो ये हाफ म्यू नॉट एन आई हो जाएगा कॉर्नर पे आपका, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे है कि आपने टोरॉइड बनाया। टोरॉइड क्या किया हमने, जो सोलेनॉइड बनाया था इसको ऐसे करके हमने वो मारा था, उसी को हमने हल्क को दे दिया, उसने पकड़ के उसको ऐसे गोल घुमा दिया। तो सोलेनॉइड का फायदा ये था कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपको यहाँ पे इनसाइड ऐसे मिल गई थी। अगर इसका डायग्राम आप बनाएंगे मैग्नेटिक फील्ड का, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऐसे हो जाएगी, ऐसे, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। तो पूरी आपकी सोलेनॉइड की लेंथ पे आपको, अगर ये इन्फानाइट है तो आपको उस आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू आपकी ये फिक्स म्यू नॉट एन आई, ये आपकी फिक्स वैल्यू आ गई। और ये यूनिफॉर्म डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में अगर आप कॉइल में करंट ऐसे जा रहा है तो पूरे आपको सोलेनॉइड में एक ही डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक उसकी वैल्यू की मैग्नेटिक फील्ड मिल गई। अब हमने क्या किया, टोरॉइड जब बनाया इसी सोलेनॉइड को हमने ऐसे गोल घुमा दिया। उस गोल घुमाने में हुआ क्या, आपकी जो वाइंडिंग्स है उसकी वजह से आपकी वैल्यू तो वही रहेगी, म्यू नॉट एन आई ही इसकी वैल्यू होगी, बी की वैल्यू। और यहाँ पे आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, अब वो क्योंकि पहले जो स्ट्रेट जा रही थी, जब आपने उसको ऐसे कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड अब आपकी गोल गोल आ गई। तो इस केस में आपकी मैग्नेटिक फील्ड आपको सर्कुलर वो उसमें डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी, ठीक है। अलग अलग पर्पस है इनको यूज करने के। तो ये आपकी वैल्यू म्यू नॉट एन आई ही ध्यान रखना। इस केस में जो एन है आपका सोलेनॉइड के केस में भी, वो आपका कहलाता है नंबर ऑफ कॉइल्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, वो वैल्यू है। यहाँ पे आपका n जो है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है। टोरॉइड के केस में यूजुअली हमें दिया होता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय उसका 2 पाई r जब करेंगे, या उसका सर्कमफ्रेंस आया, ये आपको एक्चुअली म्यू नॉट एन आई ही दे देगा। तो ये आपका n जो है ये आपका टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। इसको हम टोरॉइड के केस में एक्चुअली लेंथ से डिवाइड करते हैं, ये आपकी टोरॉइड की वैल्यू होगी। दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड आप याद रखना चाहें एक ही वैल्यू, म्यू नॉट एन आई याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, आपके नेक्स्ट टॉपिक है वो कहते हैं कि फोर्स। अगर आपका चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में घुस गया है, उसको चार्ज को आपको एक फोर्स महसूस होएगा, कितना, उसकी वैल्यू होती है एफ विल बी इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ये आपका वी क्रॉस बी है, अगेन वेक्टर प्रोडक्ट है, ध्यान रखना। तो वी की डायरेक्शन और आपकी बी की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, या उनके बीच के जो डायरेक्शन का या एंगल का साइन थीटा उस पर डिपेंड करेगा। जीरो भी हो सकता है। तो अगर वी और बी दोनों पैरेलल हो गए, उस केस में आपका नेट मैग्नेटिक फोर्स जो है वो आपका जीरो हो जाएगा। तो अगर आपका चार्ज है और मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है, तो इस सिनेरियो में जो हमने एग्जांपल लिया है, आपकी ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, अगेन वी क्रॉस भी करेंगे तो फिर क्रॉस प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट हो गया अपने लिए। तो वी की ये डायरेक्शन है जो मेरे अंगूठे की डायरेक्शन है, बी की इनसाइड है डायरेक्शन, तो बी इनसाइड गया, फोर्स आपका ऊपर की तरफ लग रहा होगा, तो इस केस में फोर्स की ये डायरेक्शन आ जाएगी। अगर इसी केस में बी अगर आपका आउटसाइड होता तो वी इधर था, बी आपकी तरफ ऐसे आ रहा है, फोर्स आपका नीचे हो जाता, ठीक है। तो ये आपका फोर्स हो जाएगा। तो किसी भी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में जब हम लॉन्च करते हैं उसको किसी वेलोसिटी से, ये भी ध्यान रखना वी की वैल्यू होनी चाहिए। रुके हुए चार्ज, अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में रुका हुआ है तो उसके ऊपर ये फोर्स नहीं आएगा, फॉर द सिंपल रीजन वेलोसिटी की वैल्यू जीरो है। तो वेलोसिटी पहले चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड में जब एंटर करेगा तब उसको फोर्स महसूस होएगा, स्टेशनरी चार्ज पे नहीं आएगा फोर्स। ऑलराइट, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आपका चार्ज जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर किया है तो कौन कौन से पाथ उसके पॉसिबल हैं। 3 पाथ आते हैं। सबसे पहला पाथ होएगा आपका सर्कुलर पाथ, दूसरा होएगा आपका नहीं, सबसे पहला स्ट्रेट लाइन, दूसरा आपका सर्कुलर, और तीसरा आपका हेलिकल। मैं आपको तीनों पाथ समझाता हूँ। स्ट्रेट लाइन ये होएगा कि इफ बी जो आपका बी और वो है उनके बीच में एंगल थीटा आपका 0 या फिर 180 है, तो अगर वी भी इस डायरेक्शन में, बी भी इस डायरेक्शन में, तो नेट मैग्नेटिक फोर्स जो है आपका, और वी की वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है। तो वी की वैल्यू अगर मान लो है, पर वी और बी के बीच में, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में साइन थीटा अगर आपका 0 हो गया है, तो आपका मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगा। तो जिस डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा था उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा,
बिकॉज आपका लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है कि आपको एक फोर्स चाहिए स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने के लिए, तो पाथ आपका स्ट्रेट लाइन ही होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आता है सर्कुलर पाथ। अगर V और B जो हैं उनके बीच में एंगल आपका 90 हो जाए, ठीक है, तो अब V क्रॉस B के बीच में अगर आपका ये 90 हो गया, उस केस में मैक्सिमम फोर्स है साइन थीटा की वैल्यू 1 हो गई, आपका QE भी हो जाएगा। इस वाले केस में मोशन आपका सर्कुलर हो जाएगा। सर्कुलर मोशन में हमने ये बात पढ़ी हुई है कि अगर आपका फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स आपको इस बार आपका मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, अगर आपका फोर्स ऐसे लग रहा है कि डिस्प्लेसमेंट के 90 डिग्री के एंगल पे है, तो उस केस में आपका मोशन सर्कुलर हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में जो पार्टिकल है आपका वो ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा। तो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी भी और ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे गया, तो पार्टिकल की वेलोसिटी भी और यहाँ पे आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने का काम करता है। तो बंदा सर्कुलर घूम रहा है, वो टेंशन की तरह आपका इनविजिबल है, पर वो जैसे टेंशन आपकी पेंडुलम को या कोई घोड़ा या गाय भाग रही है, उसको रस्सी से खूंटे से बांधा हुआ है, वो जो गोल गोल मोशन करते हो, जो रस्सी काम करेगी सेंट्रीपिटल फोर्स देने का, वो काम यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फोर्स वो कर रहा है। जो रिजल्ट आपको ध्यान रखना है वो ये है, इसके ऊपर एक सवाल हर दूसरे या तीसरे आपके नीट के एग्जाम में पक्का पूछा जाता है। चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर गया, रेडियस बताओ क्या होएगा। दो पार्टिकल आपके अल्फा पार्टिकल है और दूसरा आपका इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल है, ड्यूट्रॉन है, वो आपके एंटर किए हैं, बताओ उनके रेडियस का क्या रेशो होएगा, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम या फिर मोमेंटम सेम या फिर दोनों की वेलोसिटी सेम। उन सारे केसेस पे पक्का एक सवाल पूछा जाता है, ध्यान रखना। तो आर की जो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे हमने आर की वैल्यू कैसे निकाली, अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उस केस में आपका नेसेसरली सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, जिसको आप लिखते हैं mv²/r, वो आपका प्रोवाइड कर रहा है QVB। तो यहाँ से एक v कैंसिल कर देते हैं और r की अगर हमें वैल्यू बतानी है, इसको छोटा r लिख लेते हैं, ठीक है। तो r की वैल्यू बतानी है, तो r की वैल्यू हो गई आपकी mv/QB। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको याद होना चाहिए। तो r की वैल्यू आ गई mv/QB। नाउ अब यहाँ पे mv जो है उसको हम मोमेंटम भी कहते हैं, तो mv को हमने मोमेंटम में यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया। तो आपका दो पार्टिकल है, दोनों का मोमेंटम सेम है, तो r1 r2 जब आप कंपेयर करेंगे तो मोमेंटम सेम है, तो इस वाले केस में सेकंड फॉर्मूला आप यूज करेंगे, q और b के रेशो में आएगा। b भी सेम है तो रेडियस आपके q के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यहाँ पे हमने फिर क्या किया कि फर्दर हमने मोमेंटम को एनर्जी की टर्म में लिख लिया। ये बात अपने को पता है कि मोमेंटम को हम √2me लिखते हैं, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी, उसको हमने यहाँ 2m के कन्वर्ट किया, तो आपके दो पार्टिकल सेम काइनेटिक एनर्जी से एंटर किए हैं, फिर आप ये वाला रेशो यूज़ करेंगे। वही दोनों अगर आपको चार्ज पार्टिकल है जिनको सेम पोटेंशियल से हमने एक्साइट किया है, उस केस में k को हमने यहाँ पे q भी लिख लिया है, तो उस केस में आप ये वाला रिजल्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। सो स्टैंडर्ड है, इसको ध्यान रखना है। ये फॉर्मूले आपको पक्का एक सवाल इसके ऊपर नीट में काफ़ी लाइकली इस साल पूछा जाएगा। अगर आपका रेडियस आ गया, वेलोसिटी अपने को पता है, तो इस रेडियस से आपकी ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा से फिर आपका ये टाइम पीरियड आ जाता है। इस टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है, 2πm/QB ये आपका टाइम पीरियड होएगा। नोटिस करना है जो टाइम पीरियड है ये आपकी वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट है। मतलब इसका ये है कि अगर आपकी वेलोसिटी डबल हो जाएगी तो उस केस में आपका रेडियस चेंज हो जाएगा और बाकी सारी कहानी हो जाएगी, टाइम पीरियड आपका सेम रहेगा। टाइम पीरियड आपका मास पे, चार्ज पे और आपकी b की वैल्यू पे डिपेंड करता है। नाउ थर्ड जो पॉसिबल केस है अपना, वो है अपना हेलिकल पाथ। स्ट्रेट लाइन आपका तब हुआ जब मैग्नेटिक फोर्स 0 हुआ। सर्कुलर मोशन तब हुआ कि जब आपका मैग्नेटिक फोर्स की जो वैल्यू थी उसके लिए v और b के बीच में 90 का एंगल था। जबरदस्ती तो है नहीं, वो एंगल आपका 90 ना होके अगर कोई थीटा एंगल है, अगर तो 0 है तो आपका स्ट्रेट लाइन पाथ, 90 है तो सर्कुलर पाथ, बट अगर उसके अलावा कोई भी एंगल हुआ आपका तो आपका हेलिकल पाथ लेगा। हेलिकल पाथ कैसा है कि ये आपका जैसे स्प्रिंग होता है, ये आपका हेलिकल पाथ ऐसे बनाएगा। इस स्प्रिंग को अगर आप ऐसे देख रहे हैं यहाँ से ऐसे करके, ठीक है, तो आपको सर्कल ही यहाँ से ऐसे देखेंगे तो सर्कल ही महसूस होएगा, लेकिन आप इधर से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये एक्चुअली इधर जा रहा है। उसका रीज़न ये है कि आपका जो मोशन है, पहले सर्कुलर मोशन जो हो रहा था उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की आपकी जो फोर्स की डायरेक्शन थी एक ही थी। इस केस में फोर्स की दो डायरेक्शन आ गई। ये वाली जो डायरेक्शन होगी जिसको आप कॉस थीटा बोलेंगे, वो आपको आगे लेके जाएगा, साइन थीटा गोल गोल घुमाएगा। इस केस में जो आपका रेडियस है उसकी वैल्यू mv साइन थीटा आ जाएगी, बिकॉज ये साइन थीटा वाला कंपोनेंट है जो आपको गोल गोल घुमा रहा है, कॉस थीटा वाला कंपोनेंट आगे लेके जा रहा है। इसको चीज़ को ध्यान रखना। टाइम पीरियड आपका वही रहेगा, टाइम पीरियड में कोई फर्क नहीं आएगा, वो वेलोसिटी के एनीवे इंडिपेंडेंट है।
यहाँ पे एक चीज़ और होती है जिसको हम कहते हैं पिच, ठीक है। नीट में आपके पिच के ऊपर सवाल पूछे हुए हैं। ये जो दो आपके लूप बने हैं, आपने कभी पेन का स्प्रिंग देखा हो, तो जो दो लूप हैं किसी भी एक लोकेशन में देखोगे तो उन दोनों के बीच का जो गैप है उसको आप पिच कहते हैं। यहाँ पे हम यूनिफॉर्म, आपके लिए नीट में यूनिफॉर्म हेलिकल पाथ ही आता है। जेई की जब हम बात करते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और लगा देते हैं, उस वजह से इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन भी आ जाता है। तो आपकी पहले तो ऐसे ऐसे कर रहा है, उसके बाद वो ऐसे ऐसे करता है, आपकी पिच जो है वो बढ़ती है और आपका रेडियस भी इंक्रीज होता है, ठीक है। तो वो 3 डायमेंशनल, वो ऐसे ऐसे फिर ऐसे जा रहा है, पिच भी इंक्रीज हो रही है, रेडियस भी इंक्रीज हो रहा है। दैट इज द केस, वो सेपरेट केस है, हम उसकी बात यहाँ नहीं करेंगे। अपने केस में यूनिफॉर्म पिच होती है। कितनी वैल्यू आएगी? पिच की जो वैल्यू आएगी उसको आप लिखेंगे दिस विल बी इक्वल टू आपका एक चक्कर काटने में उसको लगा टाइम टी और आगे ले जाने वाली वेलोसिटी आपकी v cos थीटा। तो पिच की वैल्यू टाइम टी मल्टीप्लाइड बाय हॉरिजॉन्टल आपकी इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी थी v cos थीटा, वो आपका बता देगा कि उसने इस डायरेक्शन में कितना ट्रैवल किया है। ये वैल्यू आ जाएगी। टोटल नंबर ऑफ पिच अगर पूछा जाए कि 1 किलोमीटर में कितने पिच बनाई उसने, तो टोटल नंबर ऑफ पिचेस हो जाएंगी आपकी टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय एक पिच की वैल्यू, वो आपको दे देगा कि उसने कितने नंबर ऑफ पिचेस बनाई है, ठीक है। रिजल्ट है, ध्यान रखना है इसको। ऑलराइट, नेक्स्ट इस पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं लॉरेंस फोर्स। नाउ लॉरेंस मेरे हिसाब से दुनिया के सबसे समझदार साइंटिस्ट में होगा। लॉरेंस ने क्या किया, सारी बातें मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको ध्यान रहे। लॉरेंस ने क्या किया कि एक कमरे में लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड की, दूसरे कमरे में बात कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड की। वहाँ बात हो रही थी आपके इलेक्ट्रिकल फोर्स की, वहाँ बात हो रही थी मैग्नेटिक फोर्स की। ही कंबाइंड बोथ ऑफ देम। ही सेड कि एक पार्टिकल है, अगर उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाएंगे, चार्ज भी उसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसको फोर्स महसूस होएगा। उसके ऊपर अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड भी है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपको महसूस होएगी। नेट कंबाइंड जो आपका फोर्स आएगा दैट विल बी इक्वल टू एफ विल बी इक्वल टू क्यू ई। ये आपकी हो गई इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड से क्यू मल्टीप्लाई करोगे फोर्स की वैल्यू, क्यू वी क्रॉस बी, ये हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फोर्स का। तो आपका नेट मैग्नेटिक फोर्स जो आएगा वो उन दोनों का कॉम्बिनेशन होएगा। अगर यहाँ पे हम बात करें तीनों कोलिनियर हैं तो एक्सेलेरेशन जो आएगा, ये अगेन एक्सेलेरेशन जो है आपको फॉरवर्ड जो ले जा रहा है वो है, और म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो उस केस में अगेन चलो मैं बता देता हूँ यहाँ कहानी क्या हो रही है। इस केस में हम ये कहते हैं, इसको वेलोसिटी सेलेक्टर नाम देते हैं। तो ये मान लीजिए आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो चार्ज जब यहाँ पे एंटर करेगा तो ये आपकी चार्ज का मास m है, q चार्ज है और v वेलोसिटी है। तो ये v वेलोसिटी और b आपका इनसाइड है, तो ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स आपको महसूस होएगा। और क्योंकि आपका जो फोर्स ऊपर है तो ऊपर की तरफ आपका Fm आया, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अब ये ऊपर की तरफ जो मैग्नेटिक फोर्स लगा है इसको गोल घुमाएगा, गोल घुमाने की वजह से ये कुछ इस तरह से डाइवर्ट हो जाएगा और सर्कल भी बना सकता है वगैरह वगैरह, उसी का रेडियस अभी हम बात कर रहे थे mv/qb। अब इस केस में मान लीजिए आपने नीचे की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी। अगर यहाँ पे दोनों बराबर हो गए, इफ Fm इज इक्वल टू Fe, इसका मतलब है ये पार्टिकल आपका अनडेविएटेड बाहर आ जाएगा, बिकॉज ऊपर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स और नीचे लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बराबर है। उस केस में पार्टिकल सीधा अनडेविएटेड चला जाएगा। दैट इज द केस जहां पे इसकी बात हो रही है। नाउ Fe इज इक्वल टू Fm, उस केस में Fe की जो वैल्यू हो गई QE, Fm की वैल्यू हो गई QVB। यहाँ पे Q की सुपारी दे दें तो V की जो वैल्यू है वो E/B आ जाएगी। तो वो पार्टिकल जिनकी वैल्यू E/B है वो पार्टिकल अनडेविएटेड यहाँ पे बाहर आ जाएंगे। तो V विल बी इक्वल टू E/B। E जो है वो हमने डिसाइड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नीचे, B मैग्नेटिक फील्ड है वो हमने डिसाइड की इनसाइड जो थी। उन दोनों के रेशो के मेंटेन अगर आप करेंगे तो मान लो उनका रेशो 100 है, तो जो पार्टिकल 100 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहे थे वो सीधे बाहर आ जाएंगे। 99 और 101 वाले आपके कुछ ऊपर डेबिट हो जाएंगे जिनके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा है, कुछ आपके नीचे डेबिट हो जाएंगे जिनके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा है, अनडेबिटेड वो आएंगे जिनके ऊपर ये फोर्स दोनों बराबर हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई। फॉर्मूले थोड़े से ज़्यादा हैं पर ये सारे सिनेरियो आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे आपके साइक्लोट्रॉन की। साइक्लोट्रॉन अगेन बोर्ड के लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। साइक्लोट्रॉन की वर्किंग पे एक सवाल आपका 4 या 5 नंबर का पक्का आता है, पर अपने से भी यहाँ पे अगर नीट के एग्जाम में साइक्लोट्रॉन की बात हो जाए तो इसको ध्यान रखना। साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू एक्सेलरेट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। आपको पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना है तो उसके लिए हम आपका साइक्लोट्रॉन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अल्फा पार्टिकल या फिर ड्यूट्रॉन है, उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं टू एक्वायर इनफ एनर्जी टू कैरी आउट न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन। तो आपकी हम उसको बहुत ज़्यादा उसको नंबर ऑफ टर्न घुमाते हैं तो बहुत ज़्यादा उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हम यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं।
यहाँ पे आपके 2 डीज होते हैं, दोनों के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मेंटेन करते हैं। तो हर लूप में उसको हम चाहते हैं कि उसको हर लूप पे जब वो यहाँ पे, तो इसका डी का जो काम है वो तो इसको गोल घुमाना है। यहाँ पे जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका काम है कि उसको हर बार हम उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ से सेलेक्ट करते हैं कि हर बार वो उसको एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करता है और आपके 4 बार, 5 बार, 10 बार, 100 बार, 1 लाख बार इसको घुमा के बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी आपके उस पार्टिकल्स में आ जाती है। इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट अ चार्ज पार्टिकल एंड द मैग्नेटिक फील्ड कीप्स इट रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। नाउ यहाँ पे अगर आप इसके स्टैंडर्ड रिजल्ट देखेंगे साइक्लोट्रॉन के, तो इसकी जो साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम कहते हैं दैट विल बी इक्वल टू 1/t। और अगेन फ्रीक्वेंसी हमने क्या की, जो पहले टाइम पीरियड था अपना 2πm/qb, उसी के रेसिप्रोकल ले लिया, ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ये आपकी मैक्सिमम एनर्जी ऑफ पार्टिकल हो जाएगी। ठीक है, तो इस ये रिजल्ट को ध्यान रखना, जस्ट इनके हिसाब से कोई रिजल्ट ही पूछ ले कि साइक्लोट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी कितनी है, दिस इज द रिजल्ट, q² डिवाइडेड बाय 2m मल्टीप्लाइड बाय r², ये आपकी मैक्सिमम एनर्जी होगी साइक्लोट्रॉन की। नाउ अब बात करते हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर आपका कोई कंडक्टर है उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स, अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया उसको, तो कितना फोर्स आपका उसके ऊपर महसूस होएगा, इसका डायरेक्ट ये रिजल्ट आपने ध्यान रखना है। I will be equal to force will be equal to I L क्रॉस B। अगेन यहाँ पे L क्या है कि आपका करंट कैरिंग की डायरेक्शन में, करंट हमने स्केलर डिफाइन कर दिया था, तो अब यहाँ L की कहानी करनी पड़ रही है अपने को। तो L क्या है, आपका करंट की डायरेक्शन में एक छोटा सा एलिमेंट है, और अगर आपका यूनिफॉर्म है, इसको इंटीग्रेट करके हम करते हैं, अगर आपका यूनिफॉर्म है तो इसको इंटीग्रेट करके डायरेक्ट आप इसकी L की वैल्यू लिख सकते हैं। तो I L क्रॉस B या I L B साइन थीटा, ये आपकी वैल्यू होगी फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। नाउ अलाइंड, नाउ मैग्नेटिक फील्ड ये हो जाएगी आपकी। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आपकी 2 वायर हैं, इसके ऊपर डायरेक्ट सवाल पूछे हुए हैं कि 2 वायर हैं, अगर आपने उसको ऐसे रखा हुआ है मैग्नेटिक उस पर, दोनों में करंट जा रहा है, तो दोनों में जो एक दूसरे को वो फोर्स लगाएंगे, तो उसकी जो फोर्स की वैल्यू आती है वो ये वैल्यू आएगी आपकी, इस वैल्यू को ध्यान रखना, ये आपकी वैल्यू आती है, फोर्स जाएगा μ0/4π ट्वाइस I1 I2 डिवाइडेड बाय a उनके बीच का डिस्टेंस है, और यहाँ पे इसको फोर्स पर यूनिट लेंथ है जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, दैट विल बी इक्वल टू μ0 डिवाइड बाय 4π, ये ट्वाइस I1 I2 डिवाइडेड बाय a आपका दोनों के बीच का डिस्टेंस है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स को हम ये कहते हैं कि कंडक्टर कैरीज करंट इन द सेम डायरेक्शन। अगर दोनों वायर में, ये बिजली के खंभे से जो वायर जा रही है उन वायर्स की बात हो रही है यहाँ पे, दोनों अगर उसके दोनों सेम डायरेक्शन में करंट है तो इसका फोर्स अट्रैक्टिव होएगा। ठीक है, और अगर एक में इस डायरेक्शन में, एक में इस डायरेक्शन में करंट है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगी। कई बार आपसे ऐसे सवाल पूछे हुए हैं कि एक ये वायर है और ये कि दूसरी वायर है, दोनों वायर में आपको करंट की वैल्यू दे दी, और यहाँ पे इसका नीचे एक mg लग रहा होगा और ऊपर कितना आपका मैग्नेटिक फोर्स लगे कि mg इसका बैलेंस हो जाए। फोर्स पर लेंथ की वैल्यू आ गई तो ये तो मैग्नेटिक फोर्स आ गया आपका। नीचे जो mg लग रहा है उसको भी लेंथ से डिवाइड कर दें, उन दोनों को बराबर कर देंगे, तो जो पूछा हुआ है उसके बाद आप बता सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर उनका डायरेक्शन अपोजिट है तो आपका रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट, अपोजिट डायरेक्शन रिपेल। एक यहाँ पे बहुत ही कॉमन पॉपुलर एम्स का सवाल है, उस सवाल में पूछा था कि यहाँ पे आपकी सिनेरियो ये था कि यहाँ पे आपकी प्रोटॉन की बीम जा रही है, यहाँ दूसरी प्रोटॉन की बीम जा रही है। ठीक है, तो दोनों प्रोटॉन की बीम है, तो दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, अब दोनों बीम जा रही हैं यहाँ पे, उनके बीच में फोर्स क्या होगा ना, इसके बीच में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे आपकी क्योंकि वायर नहीं है, प्रोटॉन की बीम है, तो नेट आपकी उसकी मतलब इसमें नेट करंट होएगा, नेट चार्ज होएगा। उसके चक्कर में क्योंकि दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और रिपल्शन आएगा। मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आएगा इन दोनों के बीच में, उसकी वैल्यू बहुत कम होती है एज कंपेयर टू आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और रिपल्शन से, तो नेट फोर्स आपका रिपल्सिव होएगा प्रोटॉन बीम के केस में। करंट कैरिंग वायर में ध्यान रखना कि अगर आपकी करंट कैरिंग वायर है तो उस केस में नेट आपका चार्ज जीरो होता है, बिकॉज जितना चार्ज आया उतना चार्ज गया, नेट आपकी चार्ज की वैल्यू जीरो होती है। ना इसी के ऊपर अगर कुछ कैलकुलेशन करें तो आपका यहाँ पे 2 चार्जेस Q1 Q2 मूविंग विद वेलोसिटी V1 V2 रेस्पेक्टिवली एट एनी इंस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन देम इज r। उन दोनों के बीच में जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा, अब यहाँ पे हम बात करें मूविंग चार्जेस की, तो मूविंग चार्जेस की जब हम बात करेंगे तो उनके बीच में जो नेट फोर्स आएगा आपका,
उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट बाय 4 पाई Q1 Q2 V1 V2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये आपके नेट आपका फोर्स आएगा उसमें मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इन दोनों का जब भी आप रेशो लेंगे, उस रेशो की बड़ी इंटरेस्टिंग है, उस रेशो की वैल्यू ये आपकी मैग्नेटिक फोर्स डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फोर्स की जो वैल्यू है, इनका रेशो जो है V स्क्वायर बाय C स्क्वायर का रेशो आ जाता है। और अगर आपके चार्ज जो हैं उनकी वैल्यू स्पीड की उनकी वैल्यू C के कंपेरेबल नहीं है, तो उस केस में मैग्नेटिक फोर्स जो है आपका बहुत छोटा होगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसी वजह से जो प्रोटॉन बीम की हम बात कर रहे थे, नेट आपका रिपल्सिव फोर्स लगेगा वहां पे, तो आपका मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत छोटा होगा एज कंपेयर टू आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। राइट, ध्यान रखना इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं स्टैंडर्ड केसेस फॉर करंट कैरिंग वायर। तो करंट कैरिंग वायर है, उसके स्टैंडर्ड केसेस क्या होंगे? तो अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड में एक लूप रख दिया जिसके अंदर करंट है, तो जैसे आपने इसको रखा उसके अंदर ऐसे टेंशन आ जाएगी। क्यों? उस करंट कैरिंग वायर की वजह से एक फोर्स महसूस होएगा, तो आपको हर डायरेक्शन में फोर्स वो लगेगा और यहाँ पे आपकी टेंशन की एक सर्टेन वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं केस 2 है अपना, कि इक्विलिब्रियम ऑफ करंट कैरिंग, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था कि इक्विलिब्रियम ऑफ करंट कैरिंग चार्ज, इसको ऐसे रखा हुआ है कि ये वाली वायर है, मूवेबल है, नीचे आपकी फिक्स्ड वायर है। उस केस में आप mg को, जो आपका फोर्स लग रहा है नीचे की डायरेक्शन में mg, उसको आप आपके मैग्नेटिक फोर्स और रिपल्शन से बैलेंस कर सकते हैं। तो इस तरह के कोई सवाल पूछ ले तो इस चीज़ को ध्यान रखना। यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तो ये इसको भी लेंथ से और इसको भी लेंथ से डिवाइड कर दोगे तो ये आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी। हालांकि नेक्स्ट यहाँ पे स्प्रिंग का केस है। ये आपसे एम्स में एक बार पहले सवाल पूछा गया था, उसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे वो किया है। तो अगर आपका स्प्रिंग का केस है, उसके ऊपर आपने एम मास लटकाया हुआ है और मान लीजिए उसमें आपका नेचुरल लेंथ से वो मान लो x0 खिंचा है। अब उस केस में अगर आप यहाँ पे करंट फ्लो कर देंगे, करंट फ्लो करने से क्या होगा कि जब आपकी लूप में करंट वो फ्लो कर रहा है, उस वजह से करंट में मेक द फ्लो थ्रू द स्प्रिंग, देन स्प्रिंग विल कॉन्ट्रैक्ट एंड लिफ्ट द वेट अप। उस केस में क्योंकि आपका करंट ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी ऐसे। और इन्फिनिटेसिमल स्मॉल, अगर दो वायर्स को देखेंगे तो दो आपकी ऐसे जो वायर जा रही हैं, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट हो गया, तो उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स आएगा। अट्रैक्शन फोर्स आएगा तो हल्का सा ऊपर मूव करेगा, तो ये आपका मास ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। अगर आपने सिनेरियो ऐसा किया है, आपने स्प्रिंग को उसमें डाल दिया आपके इस लिक्विड में, इफ स्विच इज क्लोज द करंट स्टार्ट फ्लोइंग, स्प्रिंग विल एग्जीक्यूट SHM इन द वर्टिकल प्लेन। तो ऐसे वाला सिनेरियो, तो उस केस में स्प्रिंग आपका SHM बिहेव करेगा। तो अगर थ्योरेटिकल कोई ऐसे सवाल पूछ रहा है, इन चीज़ों को ध्यान रखना। ये सिनेरियोज है, बहुत बार एग्जाम हॉल में समझ में नहीं आता, बट आई एम श्योर अब ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट यहाँ पे चौथा केस है जिसकी बात करते हैं, टेंशनलेस स्ट्रिंग। टेंशनलेस स्ट्रिंग का मतलब ये है, स्ट्रिंग बिकम्स टेंशनलेस इफ वेट ऑफ द कंडक्टर XY जो है वो बैलेंस बाय मैग्नेटिक फोर्स हो गया। इसका मतलब ये कि आपने एक रस्सी ली, दूसरी रस्सी ली और यह मास रखा। इस मास की वजह से नीचे आपका mg और ऊपर आपके टेंशन की वैल्यू आनी थी। इस केस में क्या किया आपने, करंट पास कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड में लगा के वो सारी कहानी कर दी है। तो उस केस में आपका mg को मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस कर रहा है, और हैंस आपकी जो FM है उसकी वैल्यू आप mg के बराबर करेंगे। तो अगर कोई करंट की वैल्यू पूछ रहा है तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो करंट की वैल्यू mg/IBL से करके आपका इसके बराबर आ गई है। ठीक है, इसको वेटलेस मतलब सिनेरियो बना के सवाल भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, थोड़ा सा ऐसे बेटर लेवल का सवाल हो जाता है ये, कि आपने क्या किया है, इंक्लाइन प्लेन जो है उसके ऊपर एक करंट कैरिंग वायर रख दी है। नीट में सवाल पूछा हुआ है बाय द वे, उसके ऊपर करंट कैरिंग वायर रख दी है। नाउ इस वजह से नीचे जो आपकी वेलोसिटी है उसका रीजन ये है, नीचे आपका mg sin थीटा फोर्स लग रहा था, तो mg sin थीटा से नीचे यह वैल्यू आ रही थी। नाउ इसके बाद आपका जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसका एक कंपोनेंट जो f cos थीटा हुआ है, वो f cos थीटा जो है वो mg sin थीटा को बैलेंस करेगा। f को आप IBL, या अगर n नंबर ऑफ लूप है तो n IBL यहाँ पे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड की अगर वैल्यू कोई पूछे तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी इस केस में। ठीक है, इन दोनों को बस आपने बैलेंस करना है। mg sin थीटा विल बी इक्वल टू f cos थीटा, तो नीचे लगने वाला फोर्स mg sin थीटा, ऊपर f cos थीटा, ये दोनों आपके यहाँ बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। आगे बढ़ते हैं, करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि देखो, हमने मैग्नेटिज्म का जो चैप्टर था उसमें नेचुरल एग्जिस्टिंग मैग्नेट्स की हमने बात की। अब यहाँ पे जो हमारा करंट कैरिंग लूप है, हम सारी कहानी उसकी कर रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की। तो जो करंट कैरिंग लूप है आपका, उसको हम कहते हैं कि भाई करंट कैरिंग लूप किस मैग्नेट के बराबर है, उसकी मैग्नेटिक डाइपोल में, मैग्नेटिज्म में उसकी वैल्यू कितनी है। उस केस में हम ये कहते हैं कि जो आपका फॉर अ गिवन पेरीमीटर, ये अलग,
इसको हम यहाँ पे कहते हैं करंट कैरिंग सर्कुलर लूप बिहेव्स एज ये वाला। मैग्नेटिक मोमेंट उसका आई ए के बराबर होएगा और अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो ये n आई ए इसकी वैल्यू हो जाएगी। नाउ अब यहाँ पे इस सिनेरियो में जब हम मैग्नेटिक मोमेंट की बात करेंगे, कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो पहले तो मैग्नेटिक मोमेंट जो आएगा आपको, उसको आप आई ए लिखते हैं एक लूप के लिए। n नंबर ऑफ लूप है तो आप n आई ए लिखेंगे। n आपका नंबर ऑफ टर्न्स है यहाँ पे, और एरिया आपका कॉइल का एरिया है। इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए आप अगेन फिर राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करेंगे। तो राइट हैंड थंब रूल, करंट अगर आपका इस डायरेक्शन में तो ये बताएगा इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में होगी, तो मैग्नेटिक मोमेंट उस डायरेक्शन में होगा। एरिया की बात करें, अगर आपसे कंपेयर करवाया जाए तो फॉर अ गिवन पेरीमीटर, अगर आपका एक पेरीमीटर का मतलब हुआ कि एक वायर है, उसी वायर से हमने एक सर्कुलर लूप बनाया, उसी वायर से हमने आपका स्क्वायर लूप बनाया, उसी वायर से हमने ट्रायंगल बनाया। अगर आपकी स्टैंडर्ड शेप एक ही वायर से बना रहे हैं तो उनका पेरीमीटर या उनकी लेंथ आपकी सबकी सेम है। इफ दैट इज द केस, तो यहाँ पे फॉर अ गिवन पेरीमीटर सर्कुलर जो है तो उस शेप का आपका मैक्सिमम एरिया होएगा, एंड हेंस सर्कुलर शेप की यहाँ पे आपकी मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आएगी, फॉर द सिंपल रीजन कि वो ए के आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको ध्यान रखना। बिहेवियर, नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे, बिहेवियर ऑफ अ करंट कैरिंग लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप एक करंट कैरिंग लूप में मैग्नेटिक फील्ड को करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देंगे तो वहाँ पे उसके ऊपर आपका टॉर्क महसूस होएगा। टॉर्क की वैल्यू आएगी आई, इसको आप m क्रॉस भी लिख सकते हैं। तो n आई ए जो है ये तो m हो गया आपका, और b आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, साइन थीटा आपको क्रॉस दे देगा। अगेन इस पर डिपेंड करेगा m और b के बीच में जो साइन थीटा की वैल्यू है, अगर वो साइन थीटा 0 है या थीटा 0 है तो टॉर्क की वैल्यू आपकी 0 होएगी। मैक्सिमम होएगा आपका जब साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। वर्क डन को करते हैं, फॉर्मूले आपने ध्यान रखने हैं। वर्क डन जो है डाइपोल में भी हमने सेम फॉर्मूले पढ़े थे वहाँ पे। तो वर्क डन जो है उसको आप लिखते हैं एम बी 1 माइनस कॉस थीटा। पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है आपकी माइनस टाइम्स एम डॉट बी, और डॉट प्रोडक्ट लेंगे एम और बी का। वहाँ पे आपने जो हमने वहाँ किया था, वहाँ पे हमने किया था टॉर्क इज इक्वल टू, हमने वहाँ लिखा था दिस विल बी इक्वल टू, आपकी जो वैल्यू आई थी टॉर्क की वो आया था आपका पी क्रॉस ई, ये आपके टॉर्क की वैल्यू थी। वर्क डन आपका इतना ही आया था। पोटेंशियल एनर्जी जो लिखी थी उसको माइनस टाइम पी डॉट ई लिखा था। तो अगेन उसी का रिपीट टेलीकास्ट है। मैग्नेटिक मोमेंट आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो था उसका एनालॉगस है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड यूज़ कर रहे हैं। तो सेम फॉर्मूले हैं, सेम चीज़ें हैं, इनको ध्यान रखना। ऑलराइट, नेक्स्ट यहाँ पे मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर है। ये आपका मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर हम इस्तेमाल करते हैं करंट की स्मॉल वैल्यूज़ पता करने के लिए, और ये आपका इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि आपका करंट अगर किसी लूप में जाएगा और वो आपका लूप मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो थोड़ा ट्विस्ट हो जाएगा। इसको ऐसे समझना है कि मान लो मेरा बॉडी फ्रेम जो है यहाँ से यहाँ तक आपका वायर बांध दी। अब इसके बाद यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है, जैसे इसमें करंट जाएगा तो ये मैग्नेटिक मोमेंट आया। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगी है कि हो सकता है वो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, डिपेंडिंग ऑन करंट क्या है। तो दो मैग्नेट जैसे एक दूसरे को रिपेल करती हैं, उसकी वजह से तो हो सकता है करंट आया और मैं ऐसे घूम जाऊँ। उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई करंट की डायरेक्शन क्या है और वैल्यू क्या है। हो सकता है मैं इस डायरेक्शन में घूम जाऊँ, उससे अंदाज़ा हो जाएगा करंट की। उसी की कैलकुलेशन हमने की हुई है कि करंट की क्या वैल्यू है। इसके लिए आपको फिर फॉर्मूला ध्यान रखना है, आई विल बी इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय एन बी है अल्फा, और अल्फा यहाँ पे आपका एंगल है और सी आपका टॉर्शनल कांस्टेंट है, एन आपके नंबर ऑफ लूप है, बी आपका मैग्नेटिक फील्ड है एक्सटर्नल, ए आपका उसका एरिया है। करंट सेंसिटिविटी जो है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं कि उसको आप लिखेंगे अल्फा बाय आई, तो अल्फा और आई का रेशो हो जाएगा। अल्फा आपका एंगल है, एंगल जितना ट्विस्ट किया है, और बाय आई तो वो आपका एन बी ए डिवाइड बाय सी आ जाता है। सिमिलरली वोल्टेज सेंसिटिविटी है उसको आप अल्फा बाय वी लिखते हैं और आपकी ये वैल्यू आ जाती है। ठीक है, रिजल्ट है, ध्यान रखना। एक दो बार इसी पे चीज़ पूछी हुई है आपसे। चलो इसके बाद हम सवाल सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, चलो सवाल सॉल्व करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन से फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू द फॉलोइंग करंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो अपने को यहाँ पे वायर दी हुई है, इस वायर में तो करंट ऐसे आ रहा है, डॉट है तो करंट आपका आगे की तरफ आ रहा है। इस वाले में क्रॉस दिया हुआ है तो करंट इसमें इनफाइनाइट वायर है, करंट आपका अंदर की तरफ जा रहा है। तो इस वाले में ऐसे करंट है, इस वाले में आपका ऐसे करंट है। इस पी पॉइंट पे आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। ना यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसकी वजह से अगर जैसे इस वाले की वजह से बात करें तो इस वाले की वजह से करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड की ऐसे डायरेक्शन होगी, और उसके जो दो कंपोनेंट बनेंगे उसमें कॉस थीटा वाला, ये अगर आपका थीटा एंगल है तो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट आपका कैंसिल हो जाएगा साइन थीटा वाला,
दोनों का cos थीटा वाला कंपोनेंट कैंसिल कर देंगे, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन आएगी, और sin थीटा वाला इट विल ऐड, तो यहाँ पे जो B बनेगा आपका दैट विल बी इक्वल टू, इसकी जो B नेट आएगा दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस B sin थीटा, और B है एक इनफाइनाइट वायर की वजह से हमें पता है B की वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाय, इसको आप लिखेंगे म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय आई बाय आर, 2i बाय आर, ये आपकी B की वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। ना साइन थीटा है, आप देखेंगे ये डिस्टेंस अपने को a दिया हुआ है, ये डिस्टेंस अपने को r दिया हुआ है, तो साइन थीटा की वैल्यू a बाय आर हो जाएगी। सो इसका मतलब ये है कि देखोगे तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा 4 से, और आपका r स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वैल्यू बची म्यू नॉट आई a डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, और एक पाई भी रहेगा पाई। सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं म्यू नॉट आई ए बाय पाई, दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर ए दैट वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, तो सवाल इसके सिंपल होते हैं पर फॉर्मूले ध्यान रखने होंगे आपको। चलो अगला सवाल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सेज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर कॉइल, एक आपकी सर्कुलर वायर है, दूसरी स्क्वायर कॉइल है, मेड फ्रॉम द सेम लेंथ ऑफ वायर विल बी। तो आपने एक वायर ली और एल लेंथ की वायर है मान लो, उसी से आपने क्या किया, एक सर्कुलर लूप बनाया, उसी से आपने स्क्वायर लूप बनाया, और स्क्वायर उन दोनों के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसका रेशियो में बताना है। सवाल सिंपल है बट थोड़ा सा यहाँ पे एलिमेंट्री मैथ्स लगेगी। ये मान लीजिए आपकी वायर है जिसकी लेंथ एल है, उससे आपने क्या किया, पहले आपने उससे एक सर्कल बनाया। ठीक है, सर्कल बनाया, मान लीजिए उसका रेडियस आर है, तो इस केस में हम लिख सकते हैं एल विल बी इक्वल टू 2 पाई आर, यानी कि आपकी आर की वैल्यू हो जाएगी एल डिवाइडेड बाय 2 पाई, आपका आर रेडियस यहाँ पे हो गया। दूसरा हमने क्या किया, यहाँ पे बनाया सर्कुलर, आपका सर्कुलर हो गया था, स्क्वायर ऐसे बनाया कॉइल। तो इस केस की मान लीजिए आपकी साइड ए है, तो इस केस में आपकी जो वायर की लेंथ ए है, तो लेंथ विल बी इक्वल टू 4a, यानी कि a की वैल्यू आप l बाय 4 ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों रिजल्ट हैं ये वाले, जिसको हम थोड़ी देर बाद यूज़ करने वाले हैं, इनको ध्यान रखना। नाउ अब हमने क्या किया, दोनों में ही करंट आई पास किया है, इसमें भी करंट आई जा रहा है, इसमें भी करंट ऐसे आई जा रहा है। हमें बताना है सेंटर पे जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसका रेशियो क्या होगा। नाउ सिंपल सवाल हो जाएगा इसके बाद। अगर हम सर्कुलर लूप की बात करें तो सेंटर पे आपका सर्कुलर लूप क्या लेते हैं, सेंटर पे जो आपका मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी उसको आप लिखेंगे म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r। चलो अगला सवाल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन से द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर वायर एंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर कॉइल मेड फ्रॉम द सेम लेंथ ऑफ वायर विल बी। तो सिनेरियो ये है, और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सिनेरियो ये है कि हमने एक लेंथ आपकी एल लेंथ की वायर ली, उस एल लेंथ की वायर से हमने एक सर्कुलर लूप बनाया, उसी से हमने एक स्क्वायर कॉइल बनाई। ठीक है, अब दोनों में आपका करंट आई ऐसे फ्लो कर रहा है, मान लीजिए सेम करंट है आई। तो इस केस में जो करंट आई की वजह से सेंटर पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, दोनों की वजह से उन दोनों का रेशियो अपने को बताना है। नाउ अगर आपकी लेंथ एल है तो उस केस में आप इसका पैरामीटर जो है उसको लिख सकते हैं एल विल बी इक्वल टू 2 पाई आर, यानी कि आपकी आर की वैल्यू हो जाएगी एल डिवाइडेड बाय 2 पाई। यहाँ पे मान लीजिए इस वायर की जो आपका स्क्वायर लूप बनाए उसकी लेंथ ए है, तो इस केस में आपकी एल विल बी इक्वल टू 4a, यानी कि a जो है उसकी वैल्यू l बाय 4 आ जाएगी। ये जो दो रिजल्ट हैं इसको हम फाइनल अपने उसमें यूज़ करने वाले हैं। नाउ अगर आपके सर्कुलर लूप है उसमें आपका करंट कैरिंग आई है, तो b जो है आपका सेंटर पे उसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई, ये आपकी इसकी वैल्यू हो जाती है। ये मैंने आर्क वाला रिजल्ट यूज़ किया है, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे आर भी आएगा 2r। नाउ इस r को हम l के टर्म में रिप्लेस कर देंगे बिकॉज l दोनों के बीच कॉमन है, तो इसकी जो वैल्यू है ये आ जाएगी आपकी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2, r की जगह हम लिखेंगे l मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी फाइनल म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय म्यू नॉट आई पाई डिवाइडेड बाय l। ये आपकी सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो गई। नाउ अब बात करते हैं आपके लूप की, सर्कुलर आपकी स्क्वायर कॉइल की। ये अगर आपकी साइड A है तो ये वाला जो डिस्टेंस आएगा, ये वाला डिस्टेंस आपका a बाय 2 है, और यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर है तो इसलिए ये जो दो एंगल आएंगे आपके
ये एंगल दोनों आपके 45 और 45 के एंगल होंगे। स्टैंडर्ड रिजल्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे। स्क्वायर जो आपका लूप है, एक वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, अच्छा डायरेक्शन की बात करेंगे तो इसकी वजह से अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपकी इनसाइड आएगी, इसकी वजह से इनसाइड, तो चारों लूप की वजह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड आ रही होगी। तो आप इसको एक ही वायर की वजह से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक वायर की वजह से जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसको आप लिखोगे म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय, इसको आप लिखेंगे आई बाय आर मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा। नाउ यहाँ पे अल्फा और बीटा दोनों आपके 45 डिग्री के हैं। नाउ इसकी वजह से आपके, क्योंकि दोनों 45 के एंगल हैं, तो इन दोनों की वैल्यू 1/√2 हो जाएगी। सो आपका जो फाइनली बनेगा 4 पाई यहाँ पे कैंसिल कर देगा, 4 आपका कैंसिल हो जाएगा। सो ये बचा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय पाई आर मल्टीप्लाइड बाय, इसकी वैल्यू आ गई 1/√2 प्लस 1/√2, यानी कि √2 इसकी वैल्यू हो जाएगी। नाउ इस केस में ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी वजह से अब हमें इन दोनों का रेशो बताना है। तो इन दोनों का जो रेशो आएगा, एक मिनट होल्ड करो, हाँ यहाँ पे वैल्यू आई ये आपकी 2 पाई ए आएगी। आर जो है यहाँ पे आप ए लिखेंगे, ए। नाउ इस केस में ए की जो वैल्यू है अपनी एल की टर्म में, वो हम यूज़ करेंगे। सो इसकी जो वैल्यू है ये हो जाएगी आपकी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय पाई एल मल्टीप्लाइड बाय ऊपर, ये आपका हो जाएगा 4√2, ये आपकी वैल्यू हुई। तो इसके अगर हम दोनों को रेशो लेंगे तो बी सी हमें बताना है, बी सी डिवाइडेड बाय बी एस, इसका जो रेशो आएगा इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी म्यू नॉट आई पाई डिवाइडेड बाय एल मल्टीप्लाइड बाय, इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी पाई एल डिवाइडेड बाय म्यू नॉट आई मल्टीप्लाइड बाय 4√2। ना यहाँ से आपका पाई तो स्क्वायर हो जाएगा, एल कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट भी आपके म्यू नॉट आई कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट बचेगा आपका पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4√2। सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन ए पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4√2, दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अ लॉन्ग सोलेनॉइड हैज 200 टर्न्स पर सेंटीमीटर। आपका यहाँ पे आपको n की जो वैल्यू है 200 टर्न्स पर सेंटीमीटर दी हुई है, एंड इट कैरीज अ करंट ऑफ 2.5 एम्पेयर। मैग्नेटिक फील्ड एट उसकी सेंटर पे क्या होगी ये बताना है, म्यू नॉट की अपने को वैल्यू दे रखी है। नाउ मैग्नेटिक फील्ड, ये बात अपने को पता है कि मैग्नेटिक फील्ड को हम लिखते हैं म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट है उसकी वैल्यू हो गई आपकी 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁷ मल्टीप्लाइड बाय एन, जो है एन अपने को दिया हुआ 200 टर्न्स पर सेंटीमीटर, तो इसको आप लिख देंगे दिस विल बी इक्वल टू 200 पर सेंटीमीटर। उसको जो आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय आई की अपने को वैल्यू दे रखी है 2.5, और 2.5 को एक बार हम 5/2 लिख लेते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। सो नाउ इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो एक 2 तो आपका 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये बचा आपका 200 के 2 जीरो, इसके 4 जीरो, तो जो वैल्यू बची ये बची आपकी 5 × 4 यानी कि 20 पाई मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻3। नाउ पाई की वैल्यू अगर हम 3.14 रख देंगे तो इसकी जो वैल्यू आ गई ये हो गई आपकी 62.8 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻3 आपकी वैल्यू हो जाएगी। हमें यहाँ पे 10⁻⁻2 के टर्म में बताना है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6.28 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻2, ये आपकी बी की वैल्यू हो जाएगी। हेंस आपका ऑप्शन बी ये आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से टू सोलेनॉइड्स हैविंग लेंथ L एंड 2L एंड नंबर ऑफ लूप्स जो है अपने N और 4N, बोथ हैव द सेम करंट, देन रेशियो ऑफ देयर मैग्नेटिक फील्ड, हमें मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो बताना है। नीट का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सिंपल सवाल है। ये बात अपने को पता है कि हम सोलेनॉइड के लिए जब B लिखते हैं उसको हम लिखते हैं म्यू नॉट एन आई। एन यहाँ पे आपका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आपकी टोटल टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ आई। दोनों ही केसेस में हमें एन और एल के ऊपर कहानी करनी है, आई आपका दोनों का सेम अज्यूम कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो हम यहाँ कहेंगे आपका B1 डिवाइडेड बाय B2 जो है दैट विल बी इक्वल टू आपका N1 डिवाइडेड बाय N2 मल्टीप्लाइड बाय, बिकॉज N के आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मल्टीप्लाइड बाय L2 डिवाइडेड बाय L1। राइट, तो ये जो रेशो आपका बनेगा दिस रेशो विल बी इक्वल टू N1 बाय N2, अगर देखेंगे उसकी वैल्यू दे रखी है आपके 1/4 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ की जो वैल्यू है वो दे रखी है 2/1, सो दिस विल बी इक्वल टू 1/2। सो हेंस आपका ऑप्शन ए 1/2 दिस वुड बी द राइट आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट
क्वेश्चन सेज एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन एंटर अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली। तो इसका मतलब ये कि V और B के बीच में आपका एंगल 90 हो गया। बोथ हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, वेरी नाइस। तो दोनों की आपको काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू सेम दे रखी है। सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पहला ऑप्शन है कि ट्रेजेक्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस कर्व्ड, ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोटॉन इज लेस कर्व्ड, बोथ ट्रेजेक्ट्री आर इक्वली कर्व्ड, बोथ मूव इन स्ट्रेट लाइन पाथ। नाउ इस सवाल का पर्पस करने का ये है कि आपको कर्व के बारे में मैं यहाँ पे सिखा सकूँ कि कर्व कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो यूज़ करेंगे R विल बी इक्वल टू, इसको आप लिखते हैं mv बाई क्यू बी या फिर p बाई क्यू बी, और p को 2mk बाई क्यू बी लिख लेते हैं। तो इफ आपका जो फॉर्मूला यूज़ होएगा डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं 2mk डिवाइडेड बाई क्यू बी। नाउ इस केस में आपके जो दो चार्ज पार्टिकल हैं दोनों का चार्ज सेम है, मैग्नीट्यूड आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज का सेम होएगा। दे एंटर द सेम मैग्नेटिक फील्ड, तो आपकी B की वैल्यू भी सेम है, काइनेटिक एनर्जी भी सेम दे रखी है। तो यानी कि जो आपका रेडियस है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया मास के अंडर रूट के। अब अगर यहाँ पे हमें वैल्यू इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के रेडियस की वैल्यू बतानी है तो आप यहाँ लिखेंगे रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्रोटॉन, दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। नाउ ये बात अपने को पता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो है वो 10⁻⁻37 की रेंज में होता है, मास ऑफ प्रोटॉन 10⁻27 की रेंज में होता है। तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू आपकी 1 से कम आएगी, और इसका मतलब है कि रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट विल बी लेस देन रेडियस ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन आपका ज़्यादा रेडियस लेगा। तो आपका सिनेरियो होगा मैग्नेटिक फील्ड में अगर ये एंटर किए हैं तो अगर ये आपका इलेक्ट्रॉन का अगर इनका दोनों का वो लेंगे, ये आपका मान लो रेडियस ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आप दूसरी साइड पे जाएगा, बट कंपेयर करने के लिए मैं सेम साइड पे बना रहा हूँ, वो ऐसे आएगा। इसका मतलब ये है कि आपकी ट्रेजेक्ट्री जो कर्व की बात करेंगे तो आपका प्रोटॉन जो है दैट विल बी लेस कर्व्ड, आपका कर्व उसका कम आएगा, जिसका रेडियस ज़्यादा है उसका कर्व ज़्यादा होएगा, हेंस आपका इलेक्ट्रॉन का जो कर्व है वो ज़्यादा होएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन से अ पार्टिकल में आपके आईआईटी का मेंस का सवाल है। क्वेश्चन से अ पार्टिकल ऑफ चार्ज -16 इंटू 10⁻⁻18 कूलम मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका चार्ज दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, एंटर्स अ रीजन वेयर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी की वैल्यू आपकी अलोंग वाई एक्सिस है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी वैल्यू आपको दी हुई इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो आपकी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। इफ द चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूस मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन एक्सिस, तो उसके बाद चार्ज पार्टिकल आपका एक्सिस एक्स के डायरेक्शन में ही मूव करता रहा, हमें बताना है बी की वैल्यू क्या होगी, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। नाउ सिनेरियो आपका बड़ा सिंपल है, वेलोसिटी सेलेक्टर वाला सवाल है। यहाँ पे हम बात कर चुके हैं कि अनडिफ्लेक्टेड अगर गया तो इसका मतलब है v का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू e बाय बी, विच इम्प्लाइज b का जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी इक्वल टू e बाय बी। तो यहाँ पे अपने को वैल्यू दे रखी है e की वैल्यू हो गई आपकी 10⁴, और यहाँ पे आपका जो v है वेलोसिटी वो 10 आ गई। सो यानी कि b की वैल्यू 10⁻³ ये आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, हेंस ऑप्शन बी 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर ये आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका चार्ज दिया हुआ था वो रिडंडेंट और यूजलेस डेटा है, उसकी इस सवाल में कोई ज़रूरत नहीं है।